अब कुछ सवाल जो आप कर लेते हैं, ठीक है, बताओ आप अपना सवाल। अभी जैसे उसको बोलेंगे कि जो 5 फुट हो गया हाइट, अनाज उगाया है, उसको जमीन में डालना कई है। तरह के बीज जो वो आप बोल रहे थे। जो 5 प्रकार के, सब प्रकार के हाँ, बीज हाँ। समझ रहा हूँ, मैं समझ रहा हाँ हूँ। जी, हाँ जी। उसको 5 फुट हाइट हो जाएगी, उसमें टाइम भी लगेगा, उसका खर्चा भी आएगा, ठीक है। फिर हम उसको बोलेंगे इसको नष्ट करके आप वापस जमीन में डाल दो, तो वो बात कैसे मानेंगे वो? और दूसरा जी, इसमें प्रैक्टिकल करना पड़ेगा खुद को यार। धान के समय में तो आप ये कर सकते हैं, गेहूं के समय में तो नहीं कर सकते। कर सकते हैं जी। उसमें इतना टाइम का होता तो है। होता है उसमें जी, मैं कौन सा समझ लगा, गया आपका सवाल। उसका कौन सा धान लगाए मैं जो बता देता हूँ आपको, मैं समझ गया आपकी बात। देखो, ये जो काम आपको करना है, क्योंकि सवाल भी मैं रिपीट कर देता हूँ, सवाल ये है कि जो हम हर खेती करते टाइम जो इतने सारे बीजों को उगाएंगे तो उसको मिट्टी में जोतने में दिक्कत आएगी, वो एक समस्या है कि नहीं, क्योंकि 5-5, 6-6 फीट का हो जाएगा। दूसरा ये है कि गेहूं मतलब धान लगने के से पहले गेहूं कटने के बाद तो ये हो सकता है, लेकिन धान कटने के बाद ये नहीं होगा। यही कह रहे हैं, दो सवाल है। देखो, पहली बात तो ये है कि आपका जो खर्च है वो सारा का सारा 600-700 रुपए का है ये बीज उगाने का, ठीक है। कोई आधा किलो बीज है, कोई 200 ग्राम है, कोई 2 किलो है, कोई 4 किलो है, सारा ही बीज लगभग 10-12 किलो है। मिक्स करके बोए। मिक्स करके बोएंगे, रेशम क्या आता है? रेस्टिमेशन आता है, ठीक है। जब इसको हम मिक्स करके बोलेंगे तो अब की आप तो 5 फीट का कह रहे हो, मैंने अभी तक जितनी भी जुताई करवाई है हरे चारे की 10 फीट से पहले करवाई ही नहीं। अब की बार 7 साथियों ने किया हरियाणा में, और एक भाई पीछे बैठे हैं हिमांशु जी, इन्होंने अपने परिवार में किया 3.5 एकड़ में एक साथ। धान की जो बासमती धान की जो पैदावार है 11-21 की, वो है 50 मन से ऊपर, बिना किसी यूरिया डीएपी के दाने के, बिना किसी स्प्रे के। तो ट्रैक्टर से जुताई होती है, कोई दिक्कत नहीं है। वो पूरा खेत में लगाना है, जैसे कि एक साइड में लगा के एक साइड में नहीं, पूरे खेत में, वो पूरा, क्योंकि केवल कटवाना नहीं है। जब ये पौधे बढ़ेंगे तो इनकी जड़ें जब बढ़ेंगी तो जड़ों में गांठें होती हैं, और उन गांठों में जीवाणु होते हैं, सूक्ष्म जीव होते हैं, वही तो असली काम करेंगे। यानी जड़ों में जीवाणु पैदा हो गए, और उन जीवाणुओं को खाने के लिए जब आप ऊपर वाला मटेरियल मिट्टी में कटवाओगे तो वो आएगा काम, फिर वो सड़ेगा, वो गलेगा, फिर और ज्यादा जीवाणु पैदा होंगे, और ज्यादा गलेगा, और ज्यादा जीवाणु पैदा होंगे। जितने ज्यादा जीवाणु पैदा होंगे वो उतना खाद बनाएंगे। तो जीवाणु भी हो गए, यानी खाने वाला भी हो गया, पंडित जी भी हो गए, और उसके लिए खीर भी हो गई, क्योंकि वो हरा चारा आपने कटवा दिया। फिर 2-3 साल चल जाता है वो, फिर दूसरी उस पर ही आ गया मैं, अगला यही है। दूसरी बात जो भाई कह रहे हैं कि ये ना गेहूं कटते हैं और उसके बाद धान लगता है, तो आपके पास टाइम होता है 1.5 महीना 2 महीने, तो उस टाइम तो हो जाएगा। लेकिन जब आप धान काटोगे और गेहूं बोएगे तब नहीं होता टाइम। आपने देखा गन्ने की खेती देखी है किसी ने, है ना? गन्ना अभी कट रहा है ना? गन्ना अभी कट भी रहा है और कुछ कट भी गया। जिन साथियों का गन्ना अभी कट रहा है वो अभी गेहूं बो रहे हैं, पता आपको? 75 किस्में, मतलब जो दिसंबर जनवरी तक बोई जाने वाली कुछ किस्में हैं गेहूं की, तो बोते हैं ना। और धान कब कटे थे? सितंबर अक्टूबर में कटे थे ना धान। तो आधा अक्टूबर, पूरा नवंबर, पूरा दिसंबर। बात समझ आई? हम ऐसा करें, धान को ऐसा लगाएं 15 दिन पहले, जैसे 15/9 वगैरह किस्में। हाँ 1509 है, 11-21 है, वो थोड़ा पहले लगा लो। और इसका मतलब ये क्या, उसको खेती 15 दिन पहले कटेगी। और गेहूं जो आपको बोना है उसको 15 दिन लेट कर दो, तो कितना दिन हो गया? 1 महीना। 1 महीने में आपके पास कौन कौन सी फसलें हैं? सरसों है, जवी है, चना है, और जो भी उस टाइम की है उनको बो दो, तो 1 महीने में वो लगभग 3-3, 4-4 फीट की आराम से हो जाएंगी। और वो उस समय 3-3, 4-4 फीट का मटेरियल बहुत है। हो गया ना समाधान? जो ये भाई बैठे हिमांशु जी, इनका जो परिवार है वो तो ये कह रहे थे कि सुनील भाई
जो हमने पिछली बार हरा चारा बोया था, खाद बोई थी हरी, उसका परिणाम तो गेहूं में अलग से अभी भी है। लोगों के यूरिया के 3-3 कट्टे यूरिया की जो ग्रोथ है ना, उससे कहीं ज्यादा ग्रोथ मेरे गेहूं की है, जिसमें एक दाना नहीं पड़ा अभी तक। और कोई सवाल क्लियर हो गया ना? खाद भी उसी समय डालना है? हाँ, खाद, बल्कि खाद डालना है वो बीज बोने से 2-4 दिन पहले, 2 दिन पहले डालो उसको, फैलाओ पानी देके, ताकि वो सूखे ना, खाद जो है वो सूखे ना। किस खाद की बात हो रही है? गोबर की खाद की। तो वो सूखे ना, और वो डाल के फिर बीज बो दो, और फिर 1-2 पानी, जो भी पानी लगे 1-1.5 महीने में 2 बार 3 बार वो दे दो। इस पे हम स्पेशल खेती के कार्यक्रम कर सकते हैं, 2-4 एक दिन का 4-5 घंटे केवल खेती पे ही बात करेंगे, खेती की हर समस्या के समाधान पे। तो ऐसे कार्यक्रम अगर आपको लगता है कि होने चाहिए तो आप उसको करो। फिर हमने स्प्रे भी नहीं करना है, कुछ उस पे भी बात हो जाएगी, स्प्रे की जरूरत ही नहीं, बताइए आप। बीमारी नहीं आएगी। जैसे कंडाई है मेरे खेत में, कंडाई और जंगली पालक है, उसका क्या करूं? क्या है, जब आप कभी भी एक फसल लोगे तो ये खरपतवार आएंगी। जब आप अलग अलग फसलें बदलते चले जाओगे तो खरपतवार खत्म हो जाती है। क्योंकि हमने क्या करना शुरू किया, एक फसल करके, और एक ही फसल का एक तत्व बहुत ज्यादा खींच लिया और बाकी तत्व रह गए, तो खरपतवार आते हैं और बीमारी आती है। जब आप ये 10 किस्म की एक बार और 4-5 किस्म की एक बार हरा चारा लोगे तो कितनी फसल हो गई? 15, और 2 मेन फसल हो गई, धान और गेहूं की, तो 17 फसल हो गई। तो 17 फसलों ने तो मिट्टी को क्या जान दे दी पहलवान की तरह, कुछ समस्या ही नहीं आएगी, सब समाधान। कोई सवाल और भाई? जैसे ये मेटल तैयार हो गया महीने 1.5 महीने में, इसको काट सकते हैं या डायरेक्ट उस पे सब चला? सीधा चलता है ट्रैक्टर, अच्छा, अपने आप ही मिला देता है। वही बात है। फिर उसके बाद में वो खाद डाल सकते हैं? खाद तो पहले डालो, अच्छा, पहले डाल बोने से। क्योंकि पहले डालोगे तो 1.5 महीने में वो खाद अपना एक्टिव हो चुका होगा ना। हाँ। बाद में डालेंगे तो फिर वो एक्टिविटी होने में बहुत टाइम लगेगा। तो आपका जो वो हरा चारा फ्री है, आपका टाइम भी फ्री है, तो वो पूरा टाइम दे दो ना मिट्टी को भी, हरे चारे की जड़ों को भी तो खाद मिलेगा, तो वो भी बढ़िया ग्रोथ करेंगी। और कोई सवाल? कोई भी, आज पूरे दिन के मामले में कोई भी सवाल? खाने के साथ हम पानी तो नहीं पी सकते, और राजीव जी के अनुसार है वो लस्सी और वो मठा वो बताया गया है, उस पर आपकी क्या राय है? वो तो ठीक है, उसमें राजीव भाई की बात को मैं क्या कहूँगा, बस शाम को ना पियो, ठीक खारा पानी नहीं मीठा करने में लाभ है जी। खारे पानी को मीठा कर दो। आप खारे पानी को मीठा क्यों कर रहे हो? है जी, ग्राउंड वाटर जो मैं बताता हूँ आपको। ये जो मिट्टी की समस्या है, जो सवाल है कि खारे पानी को कैसे बदले, 2 टाइप की मिट्टी है, एक तो अम्लीय मिट्टी है और एक अक्षारीय मिट्टी है। तो क्या होता है, अक्षारीय मिट्टी में अम्ल के पौधे लगा दो और अम्लीय मिट्टी में क्षारीय पौधे लगा दो, तो वो कभी परेशान नहीं होंगे। जैसे नींबू है या नमक है, नमकीन पानी है ना, उसमें इमली का रस मिला देना, तो उसका जो नमकीनपन है ना वो धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। कई बार आपने देखा हो, अगर घर बनाते टाइम आपको नूनी की समस्या आ रही है, तो मिस्त्री क्या करता है, इमली मंगवा के उसका घोल बना के पानी, उसके इमली के रस का, उसके गुद्दे का, और उसको दीवारों पे छिड़क देता है। क्योंकि एक अम्ल है, एक क्षार है। जब भी अम्ल और क्षार इकट्ठे होते हैं तो न्यूट्रल होता है। एसिड और बेस तो सुना होगा ना, एसिड बेस, अम्ल क्षार, इनकी रेंज होती है 0 से 6 तक होता है अम्ल, और 7 से 14 तक क्षार। 6 से 7 का जो होता है वो पानी होता है न्यूट्रल। तो अगर आपके पास पानी है अम्लीय, तो उसमें क्षार मिला दो, तो उसका क्षार बढ़ जाएगा, तो अम्ल खत्म होता जाएगा। और अगर क्षार है उसमें अम्ल मिला दो, तो क्षारीयपन कम होकर उसका कम आ जाएगा, यानी बैलेंस हो जाएगा।
तो आपको ऐसी फसलें लेनी पड़ेंगी जो नमकीन मिट्टी में या नूनी में हो सकती हैं या क्षारीय जमीन में हो। जैसे आंवला है, आंवला हो जाएगा क्षारीय जमीन में क्योंकि वो अम्लीय है। तो ये एक बार देखना पड़ेगा कि आपके एरिया में कौन कौन सी फसलें हो सकती है जो उसके लायक है। कभी भी आप मिट्टी को बदलने चलोगे तो आपका पैसा भी बर्बाद होगा, समय भी बर्बाद होगा और वो सिस्टम नहीं बदलेगा, क्योंकि मिट्टी मिट्टी है भाई, उसको बदलने में हजारों साल लगते हैं। अगर राजस्थान बना है तो इसको लाखों साल लगे हैं बदलने में। एक दिन में थोड़ा राजस्थान रेतीला हो गया, समझ रहे हो ना। हो सकता है राजस्थान पहले ऐसा ना हो। बहुत सारा हिस्सा राजस्थान का ऐसा है जिसमें रेत नहीं है और बहुत सारा ऐसा है कि रेत ही रेत है। तो ऐसा भी तो हो सकता है कि बहुत साल के बाद जो हिस्सा रेतीला नहीं है वो रेतीला बन जाए, क्योंकि नीचे का ऊपर का पूरा स्ट्रक्चर बदलता है ना। मिट्टी के नीचे का पानी का लेवल अगर मान के चलो बहाव हरियाणा से इधर की तरफ बढ़ रहा हो तो हो सकता है नीचे से वो पूरा स्ट्रक्चर बदलते बदलते यहाँ पे पानी का लेवल बढ़ा मिले 100-200 साल बाद। तो मिट्टी नहीं बदल सकती कभी, वो बदलेगी प्रकृति के हिसाब से। हाँ इतना है, आप अगर गोबर की खाद और हरे चारे को जितना ज्यादा दे दोगे तो उसकी तासीर बदल जाएगी, क्योंकि गोबर पूरे नमक को न्यूट्रलाइज कर देगा, सामान्य कर देगा वो। तो वो हो सकता है। कोई और सवाल भाई? देखो सवाल नहीं होंगे ना तो मैं ये समझ के जाऊंगा कि बस आपके ऊपर से गया सारा। सवाल तो होने चाहिए ना। मेरा सवाल ये है कि जितने सारे बीज हैं अभी जितने दुकानों में अक्सर मिलते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा वो हाइब्रिड हैं, नहीं तो अब वो वही आ रहे हैं बीटी वाले या फिर जीएमओ वाले आ रहे हैं। देसी वाले कहाँ से मिलेंगे? ये बढ़िया सवाल है हाँ, ये देसी भाई। बनाने देसी के बीज लिए- कहाँ से लाए? आपको अगले 2-3 महीने के अंदर सारे देसी बीज हम आपको दिलवाएंगे। आपको क्या करना है, अगर 4 बीज मिले तो 400 बना लेना, उनको बांट देना। 50 मिल जाए तो 5000 बना लेना, 50,000 बना लेना, उनको बांट देना। क्योंकि अगर एक बार देसी बीज खत्म हुए फिर नहीं मिलने वाले। तो बहुत सारे साथी हैं ऐसे जो देसी बीजों पे काम कर रहे हैं पुराने टाइम से, हम उनको इकट्ठा कर रहे हैं। ये मेन सवाल तो यही है। ठीक है, तो देसी आपको बहुत जल्दी 1-2 महीने के बाद अहमदनगर में एक सीड मदर नाम से हैं माता जी, मतलब वो बीज इकट्ठे करती है अपने पास। उनको तो अगर उनके पास है तो बात कर लेना, तो वो उनको भी जोड़ लेंगे। मतलब ये है कि जो समस्या आपको दिखती है और आपको लगता है कि आप उसके समाधान में जुड़ सकते हो तो जुड़ जाओ। अब एक साइकिल है या एक, अच्छा छोड़ो चलो, साइकिल तो बहुत छोटा है। एक ट्रक है 40 टन का, 40 टन लेके दौड़ रहा दनादन 60-70 की स्पीड पे। अच्छा, एक ट्रक में सबसे छोटा पुर्जा कौन सा होता है? नट तो बहुत सारे होते हैं। वाल का अंदर का वाल होती है ना, वाल के अंदर की वो जो रबर होती है, नल है, आप उसको निकाल दो। जरूरत तो इंजन सबसे महंगा है, आचार्य जैसे लेकिन उस इंजन का पूजा करोगे क्या? अगर टायर नहीं होगा तो, हवा नहीं होगी तो, उस हवा को रोकने की वाली जो वो वाल्व है वो सबसे छोटा पुर्जा है, तो उसकी कीमत क्या कम है इंजन से? बताओ। तो मतलब आप संगठन में छोटा सा हिस्सेदारी का काम कर रहे हो या बड़ी हिस्सेदारी का काम कर रहे हो, तो काम तो संगठन का है ना, वो चलेगा आपके भरोसे। आपने दिन में 4 लोगों को फोन किया, अरे वो बहुत है, क्या पता उन 4 लोगों में से कोई एक आदमी ऐसा निकल आए जो धुरंधर हो, जो लाखों लोगों को जोड़ दे, है कि नहीं?
तो किसी की कीमत कम या ज्यादा नहीं है, सबकी कीमत है। कोई कह दे वाल की कीमत तो ये 2 रुपए थी, इंजन 5 लाख का था, मेरे को तो नहीं फर्क पड़ता। मुझे तो लगता है कि वो वाल भी कई लाखों की है। अगर वाल ही ना हो तो चलेगा ही नहीं। आधी रात को कहीं धुंध में चल रहा हो और वाल निकल जाए, इंजन बेशक कितना ही ताकतवर हो सकता है ना सर? जैसे आप बता रहे थे डिजिटल वो मीटर आएंगे अभी आ गए हैं, हो गया उनका तैयारी है ना। तो जैसे फिर बाद में ये कहेंगे भाई आपको लाइट चाहिए तो ये सुविधा चाहिए तो ये करना पड़ेगा, ये मतलब बाध्य करेंगे किसी चीज़ के लिए। उस समय मतलब लाइट की सुविधा नहीं रहेगी तो फिर ये पानी का सिस्टम कैसे चलेगा? मतलब उसके लिए कोई सोर्सेज हैं? तो मैं वही तो कह रहा हूँ, सोर्सेज तो ये है कि सामूहिक तौर पर एक तो ये है कि जो पावर बिजली देती है उस पावर को बैल भी दे सकता है। बिजली कैसे बनती है? वो तो टरबाइन। तो टरबाइन क्या है? पहिया ही तो है। टरबाइन पहिया ही है ना, यानी पहिए के साथ में डायनामो जुड़ी है, डायनामो बिजली बनाती है। अब जो पहिया है जिससे वो डायनामो घूम रही है, उस पहिए को बैल से घुमा दो। अरे जैसे कोल्लू चलता है तो कोल्लू का जो वो पहिया है वो कौन घुमाता है? बैल। अब उस पहिए को बड़ा करके बैल से घुमा दो तो टरबाइन की वो चल जाएगी, टरबाइन की वो चलेगी तो पहिया घूमेगा, पहिए से डायनामो घूमेगी तो बिजली बन सकती है। कई जगह बना रहे हैं लोग बैल से बिजली, गैस से चला रहा है एक आदमी पूरा स्ट्रक्चर। गैस से भी चल रहा है। गोबर गैस का प्लांट लगता है। हाँ, गोबर गैस का प्लांट लगा लो, गोबर गैस के प्लांट से बिजली बन सकती है। सिलेंडर से तो इंजन चलते हैं ना, तो सिलेंडर में भर लो, कंप्रेसर ले लो, एक कंप्रेसर से भर लो, उसमें आयर से बना रहे है ना, कंप्रेसर से सिलेंडर में भर दो, सिलेंडर से इंजन चला लो, इंजन से बिजली बना लो। भाई उन लोगों ने जो किया उसमें क्या लगा लिया ऐसा? क्या तीर मार दिया? दिमाग ही लगाया ना। और दिमाग किसका लगाया? हमारे भाइयों का तो दिमाग लगा, तो उस दिमाग को अब इस तरफ लगा लो। अच्छा बताओ, मेरी बुद्धि कितने कीमत की होगी? कोई अंदाजा नहीं। और अगर मैं नौकरी लगूं तो कितनी कीमत की? लाख रुपए की, 70-80 हजार की। अगर मैं समाज के काम करूं तो मैं पूरे देश के जहर को खत्म कर दूं तो कितने करोड़ का होगा? लाखों करोड़। कोई लिमिट ही नहीं। लिमिट ही नहीं। अगर मैं नौकरी करूं तो मेरी कीमत 10 लाख है साल की, और अगर मैं समाज का काम करूं तो लाखों करोड़ मैं बचा सकता हूं एक साल में। ये गांव से जी, एक गांव से लगा लो। हाँ। तो पूरे भारत में फिर करोड़ों करोड़ लगा लो, करोड़ों करोड़। तो क्या मैं अपनी बुद्धि को 10 लाख में बेच दूं? तो जब मैं नहीं बेच रहा हूं तो जो साथी उनके साथ लगे हुए हैं, अगर वही दिमाग अपने समाज के लिए लगे तो है ना कमाल की बात। जो अब किसी विदेशी के काम आ रही है बुद्धि, वो बुद्धि अगर मेरे समाज के काम आ जाए तो। कुछ लोग अपनी बेइज्जती करते हैं, समाज के लोगों की बेइज्जती करते हैं। आपने देखा जुगाड़ बना लेता है कोई साथी, बहुत सारे करते हैं ना, है ना। तो लोग क्या कहते हैं? जुगाड़ है। अरे बावड़े भाई, वो जुगाड़ नहीं है, वो बुद्धि है, उसने उसको मॉडिफाई किया है। तो मॉडिफिकेशन वाली जो बुद्धि कितने कमाल करती है। तो अगर वो किसी दिशा में उस बुद्धि को कोई दिशा दे दी जाए तो कितना कमाल करेगी वो। और हम जुगाड़ कह के क्या करते हैं? मनोबल तोड़ देते हैं। कोई एक आयुर्वेद का सूत्र है, फॉर्मूला है, वो क्या करता है? वो सूत्र कोई बड़ी बीमारी को ठीक कर देता है और हम उसको नुस्खा कह के मतलब खत्म कर देते हैं। ये नुस्खा था, उसने बताया था, बस ठीक हो गया। अरे वो नुस्खा थोड़ा था, वो आयुर्वेद का बड़ा सूत्र था, फॉर्मूला है वो आयुर्वेद का, उसका औषधियों का। तो औषधियों का जो परमुटेशन कॉम्बिनेशन है, जो औषधियों का सूत्र है, उसके मिलाने का, उसके जो भी सिस्टम बनता है,
उसकी मात्रा के मिलाने से वो कितने बड़े बड़े रोग ठीक कर देता है। तो वो तो कितने बड़े लेवल की उसकी दवाई है, नुस्खा थोड़ा है। जैसे हम जुगाड़ कह के तकनीक कब की बेइज्जती करते हैं, ऐसे नुस्खा कह के क्या कर देते हैं, उस आयुर्वेद के फॉर्मूले को बेवकूफ बना के छोड़ देते हैं। तो समझना पड़ेगा ना अपने। अभी यहाँ पे किसी अंग्रेज को बैठा दो तो सब अपने आप को नीचा महसूस करते हैं अंग्रेज के सामने, जैसे उसको अंग्रेजी आती है और हमें नहीं आती इसलिए। अरे वहां पे जाके देखो, कोई भीख मांगने वाला भी तो अंग्रेजी बोलता मिलेगा, मिलता नहीं। राजीव दीक्षित जी ने जैसे बताया था ना वो टाई बांधने के बारे में अंग्रेजों को, वो असल में थी नाक पूछने के लिए। चलो अलग अलग बात है, कोई कुछ मतलब अपने अपने तरीके बताने के। तो बात किसी तरीके से ले लो, अपनी बुद्धि, अपने देश की बुद्धि अपने समाज के काम आए, ये पहला पॉइंट होना चाहिए। मैंने मेरे बापू को एक दिन बोल दिया ये कि मगर मेरी बुद्धि की कितनी कीमत है। बोला कि मैं क्या बताऊं, तो मगर मैं बता देता हूं, मैं पूरे देश के लाखों करोड़ों करोड़ रुपए बचा दूंगा अगर मैं 5 7 10 साल और जिंदा रहा तो मेरी कीमत क्या उतनी ही है करोड़ों करोड़ की। और भी है। अगर मैं और जिंदा रहा तो कुछ और इनोवेटिव करूंगा। जैसे भाई ने बोला ना खरपतवार वाली बात, कंडाई वाली बात, एग्जैक्ट उसी टाइम मेरे दिमाग में 4 रिसर्च चल रही थी, क्योंकि मेरे दिमाग में अभी 4 रिसर्च चलती है। अगर मुझे बीएससी एग्रीकल्चर के 20 नौजवान मिल जाए तो वो रिसर्च कमाल कर सकती है, लेकिन मेरे पास टाइम नहीं है खुद करने का। मैं खुद पीएचडी नहीं हूं, लेकिन 20 साथियों की पीएचडी करवा दूंगा उस विषय पे। तो मैं अपनी बुद्धि को कैसे बेचूं भाई? और मेरे पास है तो ऐसी बुद्धि सबके पास है। तो इस समाज के काम आनी चाहिए बस। सो तो नहीं गए? इसमें हजारों पीढ़ियां बच सकती है आगे वाली। हजारों क्या, अगर एक बार बच गई तो फिर तो करोड़ों साल तक जितनी पीढ़ी आएंगी सब बच सकती हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता, पाप और पुण्य नहीं चलता ऐसे। जब बहुत ज्यादा बढ़ गया पाप, अब एक्सट्रीम मतलब एक बहुत ऊंची लिमिट पे पाप है। जब एक परिवार में भाई बहन शादी करके रहने लग जाए और समाज कुछ ना कर पाए तो इससे ज्यादा पाप क्या होगा? माँ बाप तड़प तड़प के मर जाए उनको देख देख है ना। के, हाँ। तो ये जब पाप बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो फिर कुछ लोग निकलते हैं उसके विरोध में, तो फिर वो वापस पुण्य बढ़ना शुरू होता है। फिर एक टाइम ऐसा आता है कि पुण्य ही पुण्य चारों तरफ। तो जो पुण्य करने वाले लोग हैं वो आराम करते हैं, और जैसे ही पुण्य करने वाले लोग आराम करते हैं तो फिर पापी लोग सक्रिय हो जाते हैं। फिर वो पुण्य नीचे आने से ऐसे ही चलता है, ऐसे वो चलता ही है। अपना अपना काम सब करते हैं, तो हम अपना काम कर रहे हैं, आप अपना काम करो। और जो वो कर रहे हैं बैंक वाले और बैंकिंग सिस्टम वाले दुनिया वाले, वो अपना काम कर रहे हैं। अभी कोरोना अभी कोरोना आया था ना, अच्छे अच्छों को गिलो याद आ गई थी, ढूंढ रहे थे लोग। अरे सब ने काढ़े पिए हैं, कुछों ने तो इतने काढ़े पी लिए कि लीवर सड़ा लिया। ठंडा पानी, कोल्ड ड्रिंक सब छोड़ दी लोगों ने। कोरोना के टाइम कोल्ड ड्रिंक टॉयलेट क्लीनर बिका ही नहीं है, दुकानें नहीं लगी, बिके ही नहीं। अंग्रेज आते हैं अपने यहाँ हाँ जी। पर, फॉरेस्टर आते हैं कौन आते हैं? भारत में, फॉरेस्टर आते हैं, विदेशी आते हैं। फॉरेनर, हाँ, विदेशी। तो क्या वो पासपोर्ट से आते हैं या उनको छूट है आने के लिए? इसका नहीं पता भाई मुझे। टूरिस्ट वीजा के लिए कुछ आते हैं तो वो वीजा के लिए अलग है, टूरिस्ट वीजा अलग है, और किसी काम के लिए अलग है, तो वो अलग मैटर है। कोई भाई बता रहे थे जैसे कुंभलगढ़ में ये हर साल या पौधे लगा के जाते हैं, तो ऐसा माना जाता है कि उनका कुछ वहाँ हिस्सा है, ऐसा कुछ बता रहे थे अंग्रेजों का। कुंभलगढ़ में कुंभलगढ़ फोर्ट है ना? हाँ, क्या ये वही पोर्ट है क्या जो जिसका अभी भी राजा बनता है, जो अपने राजा के अधीन है? राणा कुंभा थे कहाँ पे? उदयपुर? हाँ उदयपुर, राजमंद उदयपुर, गोमती है ना, गोमती चौराहा ना, उसका मुझे नहीं पता। उदयपुर से पहले मैं समझ गया, उसका नहीं पता। मतलब ये प्रचलन है कि उनको अभी भी लगता है कि हमारी जमीन है तो अपने अरे गोवा भी है गुलाम, क्या आपको पता है?
गोवा अभी भी गुलाम है, नहीं समझे? गोवा गुलाम है अभी भी। किसका जी? राजा बनता वहाँ। हाँ, अभी भी वो अपनी वो वार्षिक उत्सव मनाते हैं पुर्तगाली गोवा में। और गोवा क्या, पूरा भारत ही गुलाम है। अभी तो पूरा दुनिया गुलाम है। जनता सरकार मोर्चा एक संगठन है, ना कि पार्टी। सारी पार्टियां भ्रष्ट हैं, फिर वोट किसको डालें? वोट डालें नहीं। ये बड़ा सवाल है, इसको बंद कर दो एक बार। दोबारा स्टार्ट करना है क्या? ना, बंद ही करना?